ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो अभी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था बेटा आपको? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इक्वेशन, इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सो इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद एन इक्वल टू साइन। जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए, समझ जाना बेटा वो एक इक्वेशन है। ठीक है, जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन दिखा वो एक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3y इक्वल्स 9, ये क्या है बेटा? इक्वेशन। 5x प्लस 4y इक्वल्स 8, ये भी एक इक्वेशन है। 5x प्लस 3y प्लस 8z, ये भी इक्वल्स 0, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, समझ आई इक्वेशन की डेफिनेशन? ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन, इसमें चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट चीज पढ़ेंगे हम इक्वेशन इन साइमल्टेनियस वेज। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, आपको एक इक्वेशन दे देंगे एक वेरिएबल, उसके लिए सॉल्व करना होगा। दो इक्वेशन दे देंगे, दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, तो सॉल्व करना होगा। तीन इक्वेशन दे देंगे, तीन वेरिएबल्स होंगे, उन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वन इक्वेशन वन वेरिएबल प्रॉब्लम, टू इक्वेशन टू वेरिएबल प्रॉब्लम एंड थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल प्रॉब्लम। उसके बाद क्या पढ़ोगे आप? उसके बाद सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन डाउट बताओ बेटा, चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से। नहीं है? नो सर। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। इसके आगे क्या है बेटा? इसके आगे हम बेसिकली उसके बाद हमने देखा था मेथड ऑफ सॉल्विंग। बेसिकली अभी उसे हमने पूरी तरह नहीं पढ़ा, मेथड ऑफ सॉल्विंग अभी हमने पूरी तरह नहीं पढ़ा, अभी वो आज पढ़ेंगे वो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। इसमें बेसिकली आप तीन टॉपिक्स पढ़ोगे। पहला नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद फाइंडिंग रूट्स, एंड थर्ड चीज कंडीशन ऑफ, कंडीशन या फिर कह सकते हो इसे, या फिर आप इसे कह सकते हो फाइंडिंग इक्वेशन, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। अगर आपको रूट्स गिवन है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखोगे, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उससे रूट्स निकालना सीखोगे, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या उसके रूट्स गिवन है उससे उसके नेचर ऑफ रूट्स का पता लगाओगे आप। ठीक है, ये चीज आप पढ़ोगे। ओवरव्यू दे दिया अभी मैंने, ये जब डेप्थ में देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कराए थे? मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। मैंने आपको यहां तक क्वेश्चन करा दिए थे। एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, एक्सरसाइज ए के। उसके बाद मैंने आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे, थर्ड तक मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी करा दिए थे। तो अब मूव करते हैं बेटा एक्सरसाइज बी पे। एक्सरसाइज बी स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज बी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। देखो अब तक आप क्या करते आ रहे थे? अब तक आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दी गई थी, है ना? इक्वेशन दी गई थी, एक वेरिएबल में इक्वेशन दी गई थी और आपको उसे सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बेसिकली, हमें वर्ड लैंग्वेज में कुछ दिया है प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उससे हमें खुद इक्वेशन बनानी है और उसे खुद सॉल्व करना है। ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। तो इसे करने के, देखो इसको करने के दो वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है? नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। अगर दो नंबर्स का सम 52 है तो हम पहले नंबर को क्या मान सकते हैं? लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स एक्स, पहले को एक्स मान सकते हैं। तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? लेट सेकंड नंबर इक्वल्स, दोनों का सम आपको क्या दिया है? 52 दिया है, 52 दिया है, तो दूसरे वाले को मैं 52 माइनस एक्स मान सकता हूं। पहले नंबर को एक्स मान लिया तो दूसरे वाले को 52 माइनस एक्स मान सकता हूं। ऐसा क्यों माना मैंने? क्योंकि दोनों का जब सम करेंगे एक्स प्लस 52 माइनस एक्स, तो ये पक्का 52 आना चाहिए। एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 52 ही आएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। क्या बाकी हम जब आगे दो इक्वेशन वाले केस पढ़ेंगे तो दो वेरिएबल है तो एक को एक्स और एक को वाई भी मान सकते हैं, बट ये वे ज्यादा सिंपल है, ये वाला वे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया? दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, एक को एक्स मान लिया, एक को 52 माइनस एक्स मान लिया, और सेकेंड हमें स्टेटमेंट क्या दिया है? दोनों का डिफरेंस 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, विच मीन्स एक्स माइनस 52 माइनस एक्स, ये 2 आना चाहिए।
तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे क्या? x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से, बताओ कैसे आएगी? x माइनस 52 प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहां से 2x इक्वल्स 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 27। जब x की वैल्यू 27 आ गई मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमें मिल गई, सेकंड नंबर की मिल जाएगी 52 माइनस 27 क्या होता है? क्या होता है बेटा बताओ? 25 होता है क्या? 25। तो पहले नंबर की वैल्यू है 27, सेकंड नंबर की वैल्यू है 25, तो ये है ऑप्शन सी। ठीक है, करने कर लो। ये तो इसका वैसे ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है, अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ जो आपको एग्जाम में करना है। पहले आप जल्दी से नोट कर लो इसे। कर लिया? अब इसका बेटा शॉर्टकट बताता हूँ, उसके लिए आपको पेन भी उठाने की नीड नहीं है। क्या करना है, आप नंबर देख लो, ऑप्शन से चेक कर लो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसे रिवर्स अप्रोच कहते हैं या वैल्यू पुटिंग कहते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले ऐसे ऑप्शन देखो जिसका सम ऑफ नंबर क्या दिया गया है 52, तो 17 प्लस 15 क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। 17 प्लस 15 32 आ रहा है, नॉट 52, तो ए तो नहीं हो सकता। बी वाला देख लो, 12 प्लस 10 क्या आ रहा है बेटा? ये 22 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 27 प्लस 25 ये क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 52। तो इसका मतलब इसने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अभी ये पूरी तरह सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस दी है। कितनी कंडीशन है क्वेश्चन में? दो है। सम ऑफ नंबर 52 होना चाहिए और डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं बेटा दूसरी होती है नहीं, दूसरी हो गई तो पक्का डेफिनेटली सही आंसर है। दूसरे में बोला है डिफरेंस इसका 2 है, डिफरेंस इन दोनों नंबर का 2 है। तो वो डिफरेंस का मतलब ही होता है बड़े वाले नंबर से छोटे वाला नंबर माइनस करना, जब भी डिफरेंस लिखा हुए। तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली 27 को 25 से माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट में लिखा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो पहले रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मान लो ये रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये साइड अगर ए लेंथ की है तो ये भी ए लेंथ की होगी, ये बी लेंथ की है तो ये भी बी लेंथ की होगी। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है, बट इसमें कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इसके डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही होती है लाइन। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायगोनल है। एक रेक्टेंगल के या स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल अगर हम एक भी डायगोनल देख ले दोनों बराबर होते हैं तो एक से ही काम चल जाएगा। तो देखो इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर है और एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताना है। तो डायगोनल कितना है बेटा? डायगोनल की लेंथ अगर मैं निकालना चाहूं तो डायगोनल की लेंथ क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, यही तो होगा। क्योंकि ये क्या बन गया, एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का है और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड ए सेंटीमीटर की है दूसरी बी सेंटीमीटर की है, तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आ जाएगी? हाइपोटेनस की लेंथ आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सबने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसकी डायगोनल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक साइड है 4 सेंटीमीटर। तो डायगोनल लेंथ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड इसकी एक साइड की, कोई भी एक साइड की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ए या बी में से किसी एक की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ए मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? तो हमें क्या मिल गया? ए मिल गया ना। अब ये ए अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो बी मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं, पुट कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इक्वल्स 5। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 25, बी स्क्वायर इक्वल्स 9। तो यहां से b की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, +3 -3। अब बताओ नेगेटिव वैल्यू हो सकती है किसी साइड की? नहीं हो सकती, हमने कैंसिल, इसका सीधा आंसर आएगा +3। तो a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, b की 3 सेंटीमीटर आ गई, एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसमें लेंथ क्या ली है हमने? लेंथ ली है b और ब्रेथ ली है हमने a, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 4, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन करें। डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part
exceeds 1/3 of the second part by 48, the two parts are। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 56 को दो पार्ट्स में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रोपोर्शन वगैरह में देख चुके हो कैसे होता है ये। अगर जब भी मुझे बोला जाए 56 को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले पार्ट की अगर मैं वैल्यू लेता हूं x, तो दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 56 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स आएगी। तो दूसरे पार्ट की वैल्यू आएगी बेटा 56 माइनस, पहले पार्ट की अगर x है तो दूसरे पार्ट की वैल्यू आनी चाहिए 56 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, पहला x है, दूसरा 56 माइनस एक्स है। अब क्या बोला है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स, मतलब वो बड़ा है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48। इसका मतलब क्या है, जो 3 टाइम फर्स्ट पार्ट है अगर उसे मैं माइनस करूं 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो कितना आएगा 48। इसका मतलब ये होता है, साफ साफ लैंग्वेज में देखो क्या लिखा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब 3 टाइम्स एक्स, एक्सीड्स मतलब कितना यूनिट बढ़ा है, एक्सीड मतलब इतना यूनिट बढ़ा है, द 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48। इसका मतलब 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से 48 यूनिट्स बढ़ा है, 48 यूनिट्स। तो हमने लिख दिया इस लैंग्वेज में। अब इसे सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। 3x माइनस 56/3 प्लस x/3 इक्वल्स 48, ये कैंसिल हो जाएगा। करो सॉल्व इसे, हो रहा है क्या, 26 डेसिमल में थोड़ी वैल्यू आएगी। सॉल्व करो बेटा इसे जल्दी। थ्री एक्स प्लस x/3 इक्वल्स 48 प्लस 56/3, यही होगा। देन यहाँ पे 9x प्लस एक्स, तो 10x आ जाएगा, 10x/3 इक्वल्स 48 प्लस, ये कैंसिल नहीं हो रहा क्या, 126। ये डेसिमल में क्यों आ रहा है, डेसिमल में क्यों आ रहा है बेटा, ये आई गेस यहाँ पे 54 होना चाहिए, या तो 56 ही आ रहा है, तो इसका डी होगा, फिर इसका फिर डी आएगा बेटा। अब इसमें हमारा कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसमें x की वैल्यू क्या है, डेसिमल में आएगी। आप कैलकुलेट करो, फोर्सफुली बताओ क्या आएगा, कितना डेसिमल में आए, जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल में आएगी। आप x की वैल्यू निकालोगे कोई डेसिमल में आएगी, और डेसिमल में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसमें, किसी भी ऑप्शन में, सब में इंटीजर्स दिए हैं, 20, 36, 25, 31, 24, 32, विच मीन्स कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, क्या 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 क्या, हाँ तो फिर हाँ 48 इक्वल होगा ना, इसमें लैंग्वेज समझो ना, लैंग्वेज में क्या लिखा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स, मतलब वो इतना यूनिट बढ़ा है। जैसे मैं लिखता हूँ, एक बार समझाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 7 एक्सीड्स 3/4, इसका मतलब क्या है, 7 3 से 4 यूनिट बढ़ा है, तो 7 माइनस 3 इक्वल्स 4, इसका मतलब ये होता है। ऐसे यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब 3 टाइम्स एक्स, एक्सीड्स मतलब कितना यूनिट बढ़ा है वो, बाय 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48, मतलब 3 टाइम्स एक्स माइनस 56 माइनस एक्स बाय 3 इक्वल्स 48, इसका मतलब ये होगा। इसे आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। इसका एक और मेथड बताऊं, आप इसे ऑप्शन से भी देख सकते हो। ऑप्शन से कैसे देखोगे बेटा, इसे पहले देखो, पहली कंडीशन क्या है, 56 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो जो दो पार्ट्स होंगे उनका सम ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसका 56 आ रहा है, इसका भी 56 आ रहा है, इसका भी 56 आ रहा है, तो पहली कंडीशन तो सारे ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो पहले में देखते हैं 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब 60, मैं ऊपर लिख दो ये 60 माइनस, अब इसमें लिखा है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट मतलब 36/3, ये काटोगे तो 12 आ जाएगा, और यहां से क्या आना चाहिए 48, ये तो ए सेटिस्फाई कर रहा है, ए तो सेटिस्फाई कर रहा है इसे, ठीक है, तो 48, तो इसका मतलब ए इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया इसमें कुछ गड़बड़ की है, या सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ की है हमने, बताओ क्या गड़बड़ है।
3x माइनस 56/3 प्लस x/3 इक्वल्स 48, 3x प्लस x/3 इक्वल्स 56/3 प्लस 48, यह आएगा 10x/3 इक्वल्स, इसे सॉल्व करते जाओ आगे। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करते जाओ, नीचे 3 ले लो, ऊपर 56 प्लस ये आएगा 120 प्लस 20 144 160 210 210/3, तो ये कट जाएगा 3 3, ये 0 0। अच्छा x की वैल्यू यहाँ से 21 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 21। देखो सही किया मैंने कैलकुलेशन, 24 और 120, ठीक है 144 प्लस 150, अच्छा 200 आएगी, 200 आएगी, सम के करेंगे 200 आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 200 और 56 माइनस एक्स, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा, क्या आएगा बताओ, 56 माइनस 20 क्या आएगा 36 आएगा ना। तो इसका मतलब पहला पार्ट आ गया 20, सेकंड पार्ट आ गया 36, ये ऑप्शन ए में दिया गया। हाँ तो यार डेसिमल नहीं आएगा, ये मैं कह रहा था डेसिमल नहीं आएगा, आगे सॉल्व करके वो कट गया, वो देखने में ऐसा लग रहा था बट सॉल्व करके कट गया, इसका मतलब डेसिमल नहीं आएगा, तो सही किया हमने सॉल्व, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाला ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर वाला ही है। नेक्स्ट में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो इसका मतलब अगर 2 डिजिट नंबर क्या है, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं मान लो 10 टाइम्स x प्लस वाई, ये मान लो कोई नंबर है, तो इसमें 10th डिजिट क्या होगी बताओ, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, क्या होगी बताओ, x होगी, 10th डिजिट होगी x एंड यूनिट डिजिट क्या होगी y होगी, 10 डिजिट होगी x, यूनिट डिजिट होगी y। अगर कोई मैं नंबर लेता हूं 10x प्लस वाई, तो 10th डिजिट होगी उसकी x और यूनिट डिजिट होगी उसकी y, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, मान लो 34, ठीक है, अब मान लो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो जो मान लो मैं नंबर मान लेता हूं, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, ये मैंने नंबर मान लिया मान लो, तो इसकी मुझे 10th प्लेस पता है x है, यूनिट प्लेस पता है y है ना, 10th प्लेस क्या हो गया इसका, 10th प्लेस है इसका x एंड यूनिट प्लेस क्या है बेटा इसका, यूनिट प्लेस है इसका y, ये y। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ इट्स 2 डिजिट्स इज 10, डिजिट्स का सम क्या है 10 है, मतलब x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई है 10। तो यहां से अगर मैं यूनिट डिजिट, अब मैं सबको x के टर्म में भी लिख सकता हूं, अगर यहां से मैं 10th डिजिट x मान लेता हूं, मान लो 10th डिजिट मैंने x मान ली, तो यूनिट डिजिट में क्या मान सकता हूं इसके अंदर 10 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम, 10 माइनस एक्स मान सकता हूं। यूनिट डिजिट मैंने x मान, अगर यूनिट 10th डिजिट मैंने x मान ली, तो यूनिट डिजिट 10 माइनस एक्स मान सकता हूं, कि क्यों मान सकता हूं, क्यों बताइए, मुझे पता ही है यूनिट डिजिट क्या है y है, और इस रिलेशन से y क्या आ रहा है 10 माइनस एक्स, फिर 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये चीज मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ये सब लिखे बिना। मैं क्या करता हूँ, ये नंबर भी नहीं मानता हूँ मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, मुझे पता है 10th प्लेस और यूनिट प्लेस का सम क्या है 10 है, ठीक है, दोनों 10th प्लेस और यूनिट प्लेस में डिजिट्स आ रही है, उनका सम 10 है। तो अगर मैं 10th प्लेस x मान रहा हूँ, 10th प्लेस में x मान रहा हूँ, तो यूनिट प्लेस क्या मान सकता हूँ मैं 10 माइनस एक्स, ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन करते थे, ऊपर एक पार्ट को x मानते थे, दूसरे को 56 माइनस एक्स, हमें पता है दोनों का सम 56 ही है, ऐसे ही इसमें भी चल रहा है लॉजिक, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, दोनों x के टर्म में लिख दिए। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, मतलब नंबर से अगर 18 सब्ट्रैक्ट होता है, देन द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, तो जो रिजल्टिंग नंबर है उसके डिजिट्स दोनों इक्वल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क कर लेना और ध्यान से सुनना आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें लिखा है 18 अगर पूरे नंबर से, अब मान लो मैंने ये मान लिया, डिजिट्स मान ली, अब मुझे नंबर बता दो, नंबर क्या आ जाएगा, 10th प्लेस है x, तो इसका मतलब नंबर क्या होगा 10 टाइम्स x, यूनिट प्लेस है 10 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा प्लस 10 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसे 10 टाइम्स x प्लस 10 माइनस एक्स। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, हाँ यूनिट प्लेस है ना ये, यूनिट प्लेस है ना ये, तो ये पूरा डिजिट है एक। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जब नंबर है 73, इसमें यूनिट प्लेस क्या है 3, 10th प्लेस क्या है 7। अब इसे अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ, तो यूनिट प्लेस में तो मैं 1 इंटू करूंगा और 10th प्लेस के अंदर 10 इंटू करूंगा,
तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ मुझे यूनिट प्लेस क्या दिया है 10 माइनस एक्स और टेंथ प्लेस है एक्स, तो मैं इसे नंबर को जब मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा 10 टाइम्स एक्स मतलब 10 टाइम्स एक्स प्लस 10 टाइम्स 10 माइनस एक्स इंटू 1। अब इंटू 1 करो नहीं करो एक ही बात है, तो 10x प्लस 10 माइनस एक्स, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो 9x प्लस 10, ये ओरिजिनल नंबर आ गया। अब बोला गया इसमें से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, अगर इस नंबर से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो क्या होता है, एक ऐसा नंबर आता है द रिजल्टिंग नंबर, उनमें जो डिजिट्स हैं वो इक्वल होंगी, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। तो जो नया नंबर आएगा वो उनमें जो दो डिजिट का ही नंबर बनेगा, उसकी जो रिजल्टिंग डिजिट्स होंगी वो इक्वल होंगी। मतलब या तो 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, मतलब 11 22 33 44 ऐसे करके 99 तक हो सकता है। तो कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है 9x प्लस 10 माइनस 18, ये क्या आना चाहिए, या तो 11 के इक्वल होगा या 22 के या 33 के या 33 के या 44 के 55 के 65 के, इनमें से किसी एक नंबर के इक्वल होगा, या 77 88 99। ठीक है, तो हमें देखना है किसके इक्वल है। पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9x माइनस 8 इक्वल्स या तो 11 है 22 है 33 है 44 है ऐसे करके। ठीक है, तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसे 11 से इक्वेट करके देखते हैं, सबसे पहले इसे 11 से इक्वेट करके देखते हैं और x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब हमें पता है हमने x क्या माना है, टेंथ प्लेस की एक डिजिट मानी है। अब x क्या एक डिजिट है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, 0 से लेकर 9 तक, और 0 भी नहीं आएगी क्योंकि टेंथ प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, वो 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं किस वाले ऑप्शन में, किस वाली इक्वेशन में ये 1 से लेकर 9 तक आती है। इसे सॉल्व करेंगे तो 9x इक्वल्स क्या आ जाएगा 19, 88 प्लस 11 क्या होता है 19, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/9, एक डेसिमल आता है, तो x की वैल्यू एक डेसिमल तो हो नहीं सकती, या तो 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी एंड सो ऑन अप टू 9। तो इसका मतलब 11 नहीं है, 11 नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 9x प्लस 10 माइनस 18 था, तो इसे सिंप्लीफाई किया था 9x माइनस 8। अब इसे 22 के इक्वल रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा 9x इक्वल्स 30, तो ये भी एक डेसिमल ही आएगा, 30/9 भी एक डेसिमल है, 3 3 तो कट जाता है कोई बात नहीं, 10 और 3, बट 10/3 बचेगा, ये भी एक डेसिमल ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 से इक्वेट करके, 33 से अगर इसे इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 9x इक्वल्स, इसमें 8 ऐड करो आएगा 41, सो x इक्वल्स 41/9, ये भी नहीं है, ये भी एक डेसिमल है, ये भी डेसिमल होगा। नेक्स्ट 9x माइनस 8, 9x माइनस 8 इक्वल्स 44, क्या आ गया 9x इक्वल्स 52, ये भी एक डेसिमल होगा, x इक्वल्स 52/9, इसको आप जल्दी से भी कर सकते हो। उसके बाद इक्वल्स 55, x इक्वल्स, ये इसे सॉल्व करो क्या आएगा 63, इसमें आ गया 63 क्या होता है 7 इंटू 9, तो कट जाएगा 7, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू हमें 7 मिल गई और वो इस रेंज में भी आ रही है, 1 से लेकर 9 में आ रही है, तो इसका पहला आंसर हमें मिल गया, x की वैल्यू 7 हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू 7 हो सकती है, इसका मतलब हमारा अब नंबर आ जाएगा, टेंथ प्लेस क्या होगी इसकी, टेंथ प्लेस होगी 7 और यूनिट प्लेस होगी 10 माइनस 7, तो मतलब टेंथ प्लेस होगी 7 और यूनिट प्लेस होगी 10 माइनस 7, दैट इज 3। तो नंबर क्या बन जाएगा बेटा, नंबर बन जाएगा 73, या नंबर अगर यहां से आपको लिखना है तो क्या करोगे 7 इंटू 10 प्लस 3, तो आ जाएगा 70 प्लस 3, दैट इज 73 होगा इसका नंबर, इसका आंसर भी 73 है। देखते हैं ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, अब इसे जल्दी करना है आपको, जल्दी कैसे करोगे, सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करो, जो नंबर दिए गए हैं उनका सम क्या आना चाहिए, उनका सम आना चाहिए, उनके डिजिट्स का सम आना चाहिए 10। तो पहले में देखते हैं 3 + 7 क्या आता है 10 आ गया, 7 + 3 क्या आता है, ये भी 10 आता है, 7 + 5 12 आता है, तो ये तो नहीं होगा, ये हटा दो, ए और बी में से कोई एक लग रहा है अभी, और ए और बी में कोई करेक्ट नहीं है तो डी होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं 18 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 18 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं दोनों नंबर्स में से, और देखते हैं किसमें दोनों डिजिट इक्वल आती है 18 सब्ट्रैक्ट करने पे। तो 37 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 19 आएगा, 19 आएगा, तो इसका मतलब ये तो गलत है, इसमें दोनों डिजिट इक्वल नहीं आ रही है, एक 1 आ रही है एक 9 आ रही है, ये सही नहीं है।
अब 73 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 55। 55 आ गया, दोनों डिजिट्स इक्वल आ गई, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये फास्टेस्ट वे है करने का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स पार्ट। इसमें भी देखो एक्सीड वाला कंसेप्ट लग रहा है। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स पार्ट बाय 4, द नंबर इज। अब देखो किसी भी नंबर का फोर्थ पार्ट अगर बोला जाए, फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर मतलब उसका 1/4, तो हम नंबर क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर बी, लेट एक्स बी द नंबर। अगर हमने नंबर एक्स मान लिया तो उसका फोर्थ पार्ट एक्सीड कर रहा है उसके सिक्स पार्ट को। फोर्थ पार्ट मतलब x/4 और माइनस एक्सीड कर रहा है मतलब माइनस x/6। तो 1/4 ऑफ अ नंबर माइनस 1/6 ऑफ द नंबर कितने यूनिट से एक्सीड कर रहा है? 4 यूनिट से। बाय 4 लिखा है तो 4 यूनिट से। तो आप ऐसे करोगे, ऐसे सॉल्व कर लो। ऊपर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6x माइनस 4x, या यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 24 आएगा। आंसर दोनों में सेम आएगा 24। ये 6x माइनस 4 में आ जाएगा 2x अपॉन 24 इक्वल्स 4, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। x आ जाएगा 48, इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे आप? पहले क्या करो, 84, पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 84 का 1/4 करो, 84 का 1/4 क्या आएगा? 21। अब 21 को माइनस करो किससे? 1/6 ऑफ 84 से। 1/6 ऑफ 84 क्या आएगा? 14। 14 आएगा क्या? 14 है। अब दोनों को इसे माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 4 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है 7, तो ये तो नहीं है। उसके बाद 44 चेक करते हैं। 44 का फोर्थ पार्ट तो निकालोगे 11, सिक्स पार्ट नहीं आएगा। सिक्स पार्ट एक डेसिमल आएगा, क्योंकि 42 आते हैं 6 की टेबल में, 44 नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली एक डेसिमल आएगा, डेसिमल 4 नहीं है। उसके बाद 48 का अगर फोर्थ पार्ट ले तो क्या आएगा? 12, और 48 का सिक्स पार्ट ले तो क्या आएगा? 8। 12 माइनस 8 क्या होता है? 4। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कर लो नोट। ओके नेक्स्ट पार्ट करें हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? 10 years ago, अब एज वाला प्रॉब्लम आ गया। 10 years ago द एज ऑफ अ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन। ठीक है, तो पहले हम एक टेबल बना देते हैं छोटी सी, फादर एंड सन, ठीक है। और यहाँ टाइम चलता जा रहा है। यहाँ पे टाइम क्या क्या लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं प्रेजेंट एज, यह है प्रेजेंट एज, यह है 10 years ago, 10 years ago, और यह है 10 years hence। देखो हेंस का मतलब होता है 10 साल बाद, लेटर और हेंस एक ही बात है ना। 10 years hence लिखा है या 10 years later लिखा है तो एक ही बात है, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। तो अभी प्रेजेंट ये है, 10 साल पहले ये एज होगी और 10 साल बाद ये होगी। इसे लेटर या हेंस लिख देता हूं मैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence the age of the father will be twice of his son. The present ages of the father and the son are. तो एक काम करते हैं, इसमें हमें 10 साल पहले के बारे में बताया हुआ है। 10 साल पहले के बारे में क्या बताया हमें? इस पॉइंट वाली एज बताई हुई है। क्या बताई गई है? एज ऑफ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन, मतलब सन की एज अगर एक्स होगी, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, सन की एज अगर एक्स होगी तो फादर की क्या होगी? 4x होगी। सन की x है तो फादर की 4x, 4 टाइम्स बोला है। अब 10 years hence बोल दिया, 10 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, 10 years ago के बारे में बोला है, उसके बाद 10 years hence लिख दिया, तो इसमें ही +10 कर देते हैं वो, है ना, और इस पॉइंट पे आ जाते हैं। बट इसमें जब 10 years hence ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट से बोल रहा है, प्रेजेंट से, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 20 साल का। 10 साल ये और 10 साल ये, 20 साल का डिफरेंस आ गया इसमें टोटल। तो इसमें टोटल 20 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब 20 साल बाद क्या एज होनी चाहिए? फादर की क्या होनी चाहिए? 4x + 20, और सन की क्या होनी चाहिए? x + 20।
तो हमने 10 साल बाद का निकाल दिया। अब इसमें रिलेशन क्या दिया है, 10 years hence the age of the father will be twice of his son। इसका मतलब ये जो फादर की एज आई है ये ट्वाइस है इसके, मतलब 4x + 20 ये होगा ट्वाइस ऑफ x + 20। अब इसे सॉल्व कर लो, 4x + 20 = 2x + 40। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x = यहाँ पे 20, x की वैल्यू आ जाएगी 10 ईयर आ गई किसकी एज, सन की एज। तो 10 साल पहले की एज आ गई सन की कितनी, 10 ईयर, और फादर की कितनी आ गई, 40 ईयर। अब हमसे कहाँ की एज पूछी है, हमसे पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अब फादर और सन की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, मतलब इस पॉइंट पे एज निकालनी है। तो इस पॉइंट पे अगर आप एज निकालोगे तो दोनों में क्या ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे, तो 50 ईयर फादर की एज आ जाएगी, 20 ईयर सन की एज आ जाएगी। 50 ईयर फादर की एज और 20 ईयर सन की एज। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या प्रेजेंट वाला, यहां तक 10 ईयर एगो तो पता चल गया, उसके बाद 10 ही ऐड करना है, बस 10 ऐड करके प्रेजेंट पे आ जाओगे ना, बस इसमें टाइम में थोड़ा है, ठीक है। आ गया अर्सलन, समझ आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 12 को 5 से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 टाइम्स पे आता है 10 और ये। अब यहाँ पे जो 5 है इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, ये 2 आया है इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। और फिर 12 जो डिवाइड हो रहा है उसे बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं, डी आता है लास्ट, इसे बोलते हैं डिविडेंड। और ये जो लास्ट में आया है बच्चा है इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो जो डिवाइड कर रहा है बेसिकली नंबर उसे बोलते हैं डिवाइजर, और डिवाइड करने पे जो आ रहा है वैल्यू आ रही है उसे कहते हैं क्वेश्चन। उसके बाद जो डिवाइड हो रहा है उसे कहते हैं डिविडेंड, और जो लास्ट में आया है रिमाइंडर बचा उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, लिख लो, नेक्स्ट वाले में काम आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200। The product of two numbers is 3200 and the question when the larger number is divided by the smaller one is 2, the numbers are, ठीक है। अब इनके बीच में ना एक रिलेशन होता है, ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड इक्वल्स क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन होता है। मतलब जो डिविडेंड होता है वो क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। पहले क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें रिमाइंडर अगर ऐड कर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 5 × 2 क्या आएगा 10, उसमें अगर 2 ऐड कर दूंगा 10 + 2 क्या आएगा 12, आ गया डिविडेंड। तो ऐसे हम डिविडेंड निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन में क्या काम है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200 दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 3200, मतलब पहला अगर ए मान ले दूसरा बी मान ले तो क्या आ जाएगा 3200। तो अब मैं क्या करता हूं, दो वेरिएबल लेने की जगह एक ही वेरिएबल चाहिए मुझे, तो मैं पहले नंबर को मान लेता हूं, फर्स्ट नंबर को मान लेता हूं ए, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली बी, क्या आ जाएगा बेसिकली ए के टर्म में अगर मैं निकालूंगा तो 3200 बाय ए, डिवाइडेड बाय ए होगा ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आएगा ना, ठीक है। तो पहला नंबर ए मान लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा 3200 बाय ए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। तो इसमें आपसे नंबर्स पूछे गए, क्या आपसे इसमें नंबर्स पूछे गए, ओके। तो आप इसमें क्या करोगे, अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे, आपको बोल दिया कि जब बड़ा वाला नंबर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, हाँ 2 आ रहा है। तो आप सीधा डिवाइड कर दो 3200 को 3200 बाय ए, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, किससे, ए से ही डिवाइड कर दो। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन डी तो लिखते हैं हम, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करता हूं मैं तो यहाँ क्या आता है क्वेश्चन डी तो आता है, दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन डी आएगा, क्वेश्चन क्या है 2 आया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, ये a नीचे आ जाएगा, मतलब 3200 बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसे काट दो, ये आ जाएगा 1600, तो a स्क्वायर इक्वल 1600। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1600, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आप स्क्वायर अपने कैलकुलेटर से कर सकते हो। पहले 1600 प्रेस करो, सबसे पहले 1600 प्रेस करो, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी इसकी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट नंबर आ गया 40, तो सेकंड नंबर भी आ जाएगा 3200 बाय 40, ये 0 से 0 कैंसिल, 80, तो सेकंड नंबर आ जाएगा 80। फर्स्ट नंबर 40 आ गया, सेकंड नंबर 80 आ गया, ठीक है। कोई डाउट है? तो इसका आंसर है 40 एंड 80, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखो जल्दी आप कर सकते हो इसे इजीली, इस वाले नंबर में प्रोडक्ट बोला है ना आपसे, आप इसे प्रोडक्ट बोला है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से चेक करो फर्स्ट कंडीशन, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 3200, तो 16 इंटू 200 क्या होगा, 3200 आएगा, ये भी 3200 आएगा, ये 1800 आएगा, सी ऑप्शन 1800 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये यहीं पे एलिमिनेट हो गया ऐसे ही। उसके बाद आपको क्या बोला है, 80 इंटू 40, ये भी 3200 आएगा, मतलब ए बी और डी ये आपके पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, जब लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर से तो 2 आना चाहिए। तो एक बार डिवाइड करके देख लो, 200 को 600 से अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लो, क्या आएगा, 2 नहीं आएगा। उसके बाद 160 को 20 से डिवाइड करके देख लो, तो ये आएगा 8, ये भी नहीं आएगा। तो इसके बाद डी बचेगा बस, 80 को 40 से डिवाइड करके देख लो, 2 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहले वाला क्वेश्चन भी इजीली हो सकता है ऑप्शन से। कैसे करोगे, इसमें बोला गया है प्रेजेंट एजेस, मतलब नीचे जो दी गई है ना प्रेजेंट एजेस दी गई है, तो आप क्या करो, प्रेजेंट एजेस दी गई है तो इसमें पहले देखो, इनमें 10-10 माइनस करके, क्योंकि 10 ईयर्स अगो का केस कंसीडर हो रहा है यहाँ पे। 10 साल पहले फादर की एज 4 टाइम्स होनी चाहिए सन की एज से, तो पहले जो प्रेजेंट एज दी गई है इनमें से 10-10 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, 40 और 10। ऑप्शन ए में 40 और 10 आ जाएगा, 10 साल पहले की एज है फादर और सन रिस्पेक्टिवली, तो इसमें क्या 40 10 टाइम्स है 10 का, सॉरी 40 4 टाइम्स है 10 का है, 4 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स 4 टाइम्स 10 इक्वल्स 40, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन भी इसके लिए चेक कर लेते हैं, 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब क्या है, 10 साल बाद, तो 50 प्लस 10 क्या आएगा 60, और 20 प्लस 10 क्या आएगा 30, तो क्या आ रहा है 60 और 30। अब क्या बोला है, ये 2 टाइम्स होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, तो क्या 60 ट्वाइस है 30 का, है ऑब्वियसली है, 30 इंटू 2 क्या होता है 60, ट्वाइस आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, और ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। जैसे ही ये मिल गया एक आंसर आपको, और ऑप्शन देखना ही नहीं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हर क्वेश्चन में एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2 if 5 be added to the numerator the fraction increases the unit fraction is। देखो एक फ्रैक्शन कैसा दिखता है, एक नॉर्मल फ्रैक्शन ऐसा दिखता है ना, a बाई बी के फॉर्मेट में, एक नॉर्मल फ्रैक्शन, ए को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें हम क्या मानते हैं, न्यूमरेटर मान लेते हैं, न्यूमरेटर मान लेते हैं ए, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, ए के टर्म में निकालना है, उसके लिए हमें उसने कोई कंडीशन दी होगी, क्या दी है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 यूनिट बड़ा है, एक्सीड कर रहा है ना, तो 2 यूनिट बड़ा है, तो हमने न्यूमरेटर क्या माना है इस केस में, हमने न्यूमरेटर माना है ए, तो डिनोमिनेटर 2 यूनिट बड़ा है, तो ये ए प्लस 2 नहीं आ जाएगा, ए प्लस 2 आ जाएगा ना, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ए बाय ए प्लस 2, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन। अब क्या करते हैं, अब आगे बोला है इफ 5 भी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर 5 सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड होता है इस फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन यूनिटी से इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है, 1 यूनिट, यूनिटी मतलब 1 यूनिट। तो अगर न्यूमरेटर के अंदर, अगर न्यूमरेटर के अंदर मैं क्या कर देता हूं, 1 ऐड कर देता हूं, 1 नहीं सॉरी 5, आगे क्या करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर 5 ऐड अगर हम कर देते हैं, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है
ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर मैं 5 ऐड करके ओरिजिनल फ्रैक्शन से इसे माइनस करता हूं, a/a+2 माइनस, मतलब ये बोल रहा है ना 1 यूनिट बढ़ा है। जैसे 6 क्या है, 6 5 से 1 यूनिट बढ़ा है। अगर मैं 6 को 5 से माइनस करता हूँ सीधा 1 लिख सकते हो। ऐसे ही लिखने का एक और तरीका है, 6 = 5 + 1, तो इसको वैसे भी लिख सकते हो, इक्वल करके ऐसे 1 + 1 करके भी लिख सकते हो, बट ज्यादा सिंपल रहे तो मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, माइनस करके, माइनस इक्वल्स, फिर ये इक्वल्स 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 6 क्या है, 6 5 से 1 यूनिट बढ़ा है, तो मैं 6 को अगर 5 से माइनस करता हूं तो 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे बोला है, ये जो न्यू फ्रैक्शन आया है हमारा, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से एक्सीड कर रहा है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बड़ा होगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। कर दो, बेस सेम है, a+2, a+5 - a 1, 5 = a+2, a की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी। जैसे ही a3 आया तो आपको न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर 5 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या आ गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/5, तो फ्रैक्शन आ गया 3/5, 3/5 इज द आंसर। ठीक है, नोट कर। अच्छा, अब इसको अगर जल्दी करना है कैसे कर सकते हैं, तो आप चेक करो ऑप्शन से। इसमें बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, तो मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 यूनिट बड़ा होना चाहिए। तो 7 5 से 2 यूनिट बड़ा है, हाँ है, 7 - 5 2 होता है। 1 क्या कहते हैं, 3 1 से, बी ऑप्शन चेक करें, 3 1 से 2 यूनिट बड़ा है, यस है। 9 भी 7 से 2 यूनिट बड़ा है, और डी ऑप्शन दैट इज 3/5, उसमें 5 भी 3 से 2 यूनिट बड़ा है। तो ये सारे फर्स्ट कंडीशन सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 5 न्यूमरेटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1 यूनिट बड़ा आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, इसमें ऐड करो 5/7 में, न्यूमरेटर के अंदर 5 ऐड करो, क्या आएगा, 5/7 के अंदर न्यूमरेटर में 5 ऐड करोगे, 5 + 5/7 क्या आ जाएगा बेटा, 10/7 आ जाएगा। अब 10/7 को अगर माइनस करोगे आप, 10/7 न्यू आ गया, तो 10/7 को अगर माइनस करोगे ओरिजिनल फ्रैक्शन से 5/7 से, तो क्या ये 1 आता है, नहीं आता, ये आएगा 5/7 ही आ जाएगा, अगेन 5/7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले के अंदर जैसे 1/3 है, 1/3, तो 1 के अंदर अगर आप 5 ऐड करोगे बाय 3, क्या आएगा, ये 6/3 आएगा। अब 6/3 को माइनस करके देखो 1/3 से, क्या ये 1 आता है, क्या आ जाएगा 5/3, 1 तो नहीं आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में 7/9, 7/9 लिखा है, अगर मैं इसके अंदर 5 ऐड करता हूं ऊपर, तो 7/9 होगा 12, 12/9। अब 12/9 को 7/9 से माइनस करो, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 5/9, ये भी 1 से छोटा आ रहा है। लास्ट ऑप्शन बचता है 3/5, क्या आ जाएगा, 3/5, 3/5 के अंदर ऊपर नीचे 5 ऐड करो, क्या आएगा 8/5। अब इसे माइनस करके देख लो 3/5 से, क्या आ जाएगा 5/5, ये कट गया 1 1, इसका मतलब 1 का आंसर है। ऐसे करके ऑप्शन से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul, Mr. Singh, together have 51 rupees. Mr. Paul has 4 rupee less than Mr. Roy. अच्छा, तो एक काम करते हैं, मिस्टर रॉय है तो उसे आर से डिनोट करते हैं। आर के पास जितने पैसे हैं, मिस्टर रॉय के पास जितने पैसे हैं, उसे आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, मिस्टर रॉय है, मिस्टर पॉल है एंड मिस्टर सिंह है। मिस्टर रॉय के पास जितने पैसे हैं उसे आर से डिनोट करते हैं, मिस्टर सिंह के पास जितने पैसे हैं उसे एस से डिनोट करते हैं, मिस्टर पॉल के पास जितने पैसे हैं उसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है इन तीनों के टोटल मनी, मतलब आर प्लस एस प्लस पी, टोटल मनी है 51, आर प्लस एस प्लस पी है 51। आगे क्या बोला है, मिस्टर पॉल के पास 4 रुपी लेस है रॉय से, मतलब पॉल के पास रॉय से 4 रुपी लेस, ऐसे ऐसे लिखते, मतलब रॉय के पास जितने पैसे हैं उसमें से 4 माइनस कर दूं तो पॉल के पैसे आ जाएंगे। उसके बाद बोला है मिस्टर सिंह के पास 5 रुपी लेस है मिस्टर रॉय से, तो मिस्टर सिंह के पास 5 रुपी लेस है मिस्टर रॉय से। ठीक है,
दे हैव द मनी एज, तो उनके पास कितने, मतलब आर पी एस की वैल्यू निकालनी है आपको। रॉय के पास कितने पैसे हैं टोटल, एस के पास कितने पैसे हैं और पी के पास कितने पैसे हैं, आपको टोटल निकालना है। ठीक है, ये करना है। तो आप क्या करो, एक काम करो, आपको पी की वैल्यू मिल गई आर के टर्म में, एस की वैल्यू मिल गई आर के टर्म में, तो ये काम करो, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर दो, पी की वैल्यू आर के टर्म में कर दो और एस की वैल्यू आर के टर्म में जो मिली है वो पुट कर दो। उससे फायदा क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी और एक ही वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। तो आर प्लस एस की वैल्यू क्या डालेंगे, आर माइनस 4, पी की वैल्यू डालेंगे आर माइनस 4, दोनों में आर माइनस 4 आ रही है, 5 है, हैज गॉट 5 रुपी, अच्छे से करेक्ट लेना है, 5 है, सिंह के पास 5 रुपी लेते हैं, तो आर माइनस 5 हो गए, और ये क्या आएगा 51, तो 3r माइनस 9 इक्वल्स 51, तो 3r क्या आ जाएगा 60, 3r 60 आ गया, तो r क्या आ गया बेटा 20 रुपी, मतलब मिस्टर रॉय के पास 20 रुपी है, मिस्टर रॉय के पास 20 रुपी आ गए। अब जैसे ही रॉय के मनी आ गई आपके पास, आप इन दोनों इक्वेशन से पॉल और सिंह की मनी भी निकाल लोगे, तो पॉल के पास कितनी मनी आएगी, r से 4 माइनस कर दो, दैट इज 16 रुपी, और सिंह के पास कितनी मनी आ जाएगी 15 रुपी। तो आपको दोनों के तीनों के पैसे मिल गए, तो क्या आएंगे, रॉय पॉल और सिंह के हैं 20, 16 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो ऑर्डर देख लेना, रॉय पॉल और सिंह के ऑर्डर में दिया हुआ है 20, 16 एंड 15, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, अब इसे जल्दी करने कैसे कर सकते हो, पहले देखो तीनों की टोटल मनी 51 है, तीनों का टोटल मनी 51 है, मतलब 20 प्लस 16 प्लस 15, ये क्या आना चाहिए 51 आधा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 15 प्लस 20 प्लस 16, ये भी क्या आएगा, ये भी 20, ये आएगा 51, ये भी 51 ही आएगा। ठीक है, 31 प्लस 20 51 होता है। नेक्स्ट 25, 11 और 15, ये भी 51 ही आएगा, यस ये भी 51 ही आएगा। तो पहली कंडीशन तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर पॉल, अब देखो ये ऑर्डर में दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में दिया हुआ है रॉय पॉल और सिंह, तो ये किस ऑर्डर में दिया है, आर पी एंड एस, इस ऑर्डर में दिया है मनी। तो आगे बोला है पॉल के पास 4 रुपी लेस होनी चाहिए मिस्टर रॉय से, तो पॉल के पास 4 रुपी, जितने रॉय के पास पैसे हैं उसमें 4 रुपी माइनस करके पॉल के पैसे आने चाहिए। ऑप्शन ए में देखते हैं, 20 रॉय के पैसे, उसमें 4 माइनस किया 16 आ गया। उसके बाद मिस्टर सिंह के पास 5 रुपी लेस है रॉय से, तो 5 रुपी लेस, मतलब रॉय से 5 माइनस करते तो किसके, सिंह के पैसे आने चाहिए, तो 20 माइनस 5 15 होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए है। किसी और ऑप्शन में चेक करो, अगर मैं 15 में से 4 माइनस करूंगा तो क्या आता है 11 आता है, और ये 20 आ रहा है, तो ये वैसे ही नहीं होता। नेक्स्ट वाले में 25 में से 4 माइनस करूंगा, 21 आता है, यहाँ 11 दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट इन द 10th प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, अभी भी डिजिट का ही प्रॉब्लम है, तो जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस, इसमें बहुत सिंपल कर दिया, उसने खुद से ही बता दिया। तो अगर हम यूनिट प्लेस x लेते हैं तो 10th प्लेस क्या आएगा 3x। अगर हम यूनिट प्लेस इसको x लेते हैं तो 10th प्लेस क्या आएगा 3x, उसमें बोला ही हुआ है ऑलरेडी। अब क्या बोला है, इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर इस नंबर क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग नंबर बनेगा 10th प्लेस के अंदर 10 इंटू करो, यूनिट प्लेस के अंदर 1 इंटू करो, तो नंबर बनेगा 30x प्लस एक्स, दैट इज 31x। अब इसमें से अगर 54 क्या सब्ट्रैक्ट किया है 54 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। अब डिजिट्स रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो पहले 10th डिजिट था वो अब यूनिट डिजिट बन जाएगा, है ना, मतलब 3x इंटू 1, और जो पहले यूनिट डिजिट था वो 10th डिजिट बन जाएगा, मतलब 10x 10 इंटू एक्स। तो अब आप इसको सॉल्व करना है बस, तो 31x माइनस 54 इक्वल्स 3x प्लस 10x, दैट इज 13x। उसके बाद 31x माइनस 13x इक्वल्स 54, अब सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 28 और 18x इक्वल्स 50, x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी। अब जैसे ही x 3 आ गया आप ओरिजिनल नंबर बता सकते हो, यूनिट प्लेस तो 3 होगा और 10th प्लेस क्या होगा इसका 3x, दैट इज 9। देखो इसमें लिखा है यूनिट प्लेस इसका जितना है उसका 3 टाइम्स है 10th प्लेस, तो हम यूनिट प्लेस क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो 10th प्लेस कितना आ जाएगा 3x। ठीक है,
अब इसके अकॉर्डिंग नंबर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1। तो यहां से नंबर आ गया 31x। अब इसमें बोला है अगर हम ओरिजिनल नंबर से 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं 31x माइनस 54, तो ये क्या आएगा, ये ऐसा नंबर आएगा जिसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। मतलब ये जो ओरिजिनल डिजिट्स थी, ये जो यूनिट प्लेस x थी, ये बन जाएगी टेंथ प्लेस। तो मतलब टेंथ प्लेस क्या बन जाएगी उसकी x, तो टेंथ प्लेस x बन गई, तो x इंटू 10 कर दिया नंबर निकालने के लिए। और जो यूनिट प्लेस है वो बन जाएगी 3x, जो पहले टेंथ प्लेस थी वो यूनिट बन जाएगी। तो इसका मतलब हमने 3x इंटू 1 कर दिया। तो इसे फिर आगे सॉल्व किया, यहाँ राइट हैंड साइड 13x आ गया और लेफ्ट हैंड साइड 31x माइनस 54, आगे सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो ओरिजिनल नंबर हम बता सकते हैं, उसमें यूनिट प्लेस क्या थी x और टेंथ प्लेस क्या थी 9, 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 9। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 93, नंबर आ जाएगा 93। 93 क्या ऑप्शन सी। अब इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, इसमें बोला है जो 2 डिजिट नंबर है तो सारी नंबर्स 2 डिजिट की होनी चाहिए, है ऑलरेडी। द डिजिट्स इन द टेंथ प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो जो टेंथ प्लेस में डिजिट है वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स होना चाहिए। अब ये है यूनिट प्लेस और ये है टेंथ प्लेस, तो क्या ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये तो 1/3 आ रहा है, तो 3 टाइम्स तो नहीं है। नेक्स्ट ये देखो, ये है यूनिट प्लेस और ये है टेंथ प्लेस, इसमें आ रहा है 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स 6 होता है, ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसमें आ रहा है 3 टाइम्स, और ये वाला 4 इंटू 3 होता है 12, ये तो 12 तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो हो भी नहीं सकता, ये भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली हम इससे ही शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी। फर्दर और आगे चेक करना है तो क्या करो, 54 सब्ट्रैक्ट कर दो, 93 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑब्वियसली 39 आएगा। तो इसका मतलब डिजिट जो है रिवर्स हो गए ना इसके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 11th क्वेश्चन, द वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर a half of a number by 6 and the other half by 4, then to add the two quantities. Instead of doing so, he divides the number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, then the correct answer is. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टूडेंट से हमने बोला कि एक नंबर लो, तो नंबर एज्यूम कर लेते हैं x। अब उसका जो फर्स्ट हाफ है उसको क्या करो, फर्स्ट हाफ को डिवाइड करो, डिवाइड द फर्स्ट हाफ बाय 6, जो पहला हाफ है उसे 6 से डिवाइड करो, फिर और जो दूसरा हाफ है डिवाइड दी अदर 4 बाय 4, अदर हाफ बाय 4, अदर हाफ को आप 4 से डिवाइड करो। तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा x बाय 12 पहला हाफ, और दूसरा हाफ क्या बन जाएगा x बाय 8। उसने इतना, फिर दोनों को क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब x बाय 12 प्लस x बाय 8, ये उसे निकालना था। ये क्या था, ये रिक्वायर्ड था। उसने किया क्या, उसने इतना दिमाग नहीं लगाया, उसने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया नंबर को 5 से, सीधा जो नंबर था उसे डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 5 से, उसने किया ही है, उसने ये किया है, तो ये आंसर आया बेसिकली। तो एक स्टूडेंट को क्या बोला था, स्टूडेंट को जो बोला गया था, ये बोला गया था ये निकालने के लिए, उसने क्या किया, ये निकाल दिया, आंसर ये आ गया। अब इसमें क्या बोला है, जो आंसर आया है, आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, तो ये रिक्वायर्ड को करेक्ट आंसर बोल देते हैं। जो करेक्ट आंसर था वो तो था, करेक्ट आंसर ऊपर वाला था, और उसका आंसर आया ये, तो ये जो करेक्ट, ये जो आंसर उसका आया है ये 4 शॉर्ट है, मतलब 4 यूनिट कम है। तो अगर मैं आंसर को करेक्ट आंसर से माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, 4 यूनिट कम है आंसर करेक्ट आंसर से, तो क्या आना चाहिए, आंसर को अगर मैं करेक्ट आंसर से माइनस करूंगा, हाँ -4 आएगा। इसका मतलब x बाय 5 को अगर मैं माइनस करूंगा करेक्ट आंसर से, दैट इज x बाय 12 प्लस x बाय 8 से, तो क्या आएगा, -4 आना चाहिए। तो आप यहां से सॉल्व कर लोगे, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो x बाय 5 माइनस x बाय 12 माइनस x बाय 8 प्लस -4, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, सॉल्व करो इसे। 120, वन ट्वेंटी का फिर ऊपर देखोगे
24x माइनस 10x माइनस 15x इक्वल्स -4. 24x माइनस 25x बाय 120 इक्वल्स -4. ये कट के यहाँ पे माइनस आ जाएगा. x बाय 120 इक्वल्स 4. यही होगा. सो x की वैल्यू आ जाएगी 480. 480 इज द राइट आंसर. हो गया. अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, एक्सरसाइज का. इसे आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे. कैसे करते? देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करना. इसमें थोड़ा आपको लंबा पड़ जाता. इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन की जगह डायरेक्टली करोगे ना तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा. इसमें क्या करते हैं, पहले आप ऑप्शन देखते हैं. उस ऑप्शन का पहले क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे ऑप्शन सी ही देख लेते हैं. इसमें है ना 480 है, तो पहले 480 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. दो पार्ट में, दो हाफ में डिवाइड करते हैं. तो पहला हाफ क्या होगा 240, दूसरा होगा 240. 480 बाई 2 क्या होता है 240. तो 240 और 240. अब पहले हाफ को 6 से डिवाइड करते हैं. तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बताओ 40 आएगा क्या. और नेक्स्ट को 4 से करेंगे 60 आएगा. ठीक है. अब दोनों को ऐड कर दो, 100 आ गया. अब उस बच्चे ने किया क्या, डायरेक्टली इसे 5 से डिवाइड कर दिया. क्या आएगा ये 96 आ गया. अब दोनों को माइनस कर लो. 96 माइनस 100 क्या आ रहा है, -4 ही आ रहा है. बाकी में करोगे ये जो डिफरेंस है -4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा. तो इसीलिए ऑप्शन सी ही राइट आंसर है. अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज. तो एक नंबर है जिसका हाफ ग्रेटर है 1/5 से बाय 15 यूनिट. तो एक नंबर है उसे x मान लेते हैं. क्या बोला है, उसका हाफ, मतलब उसका हाफ x/2 वो ग्रेटर है तो उससे माइनस करेंगे उसका 1/5. वो अपने 1/5 से ग्रेटर है वो. तो x/2 माइनस x/5 ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 15 यूनिट से बड़ा है वो. तो एक नंबर है जिसका हाफ ग्रेटर है उसके 1/5 से बाय 15 यूनिट्स. तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2x दैट इज 3x बाई 10 इक्वल्स 15. इसे काट दोगे 5 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 50. तो नंबर क्या आ गया ओरिजिनल नंबर, देन द नंबर इज 50. ठीक है. इसे डायरेक्टली कैसे करोगे, सीधा लिखा है इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन. तो हाफ पहले कर लो उसका. तो पहले 50 का हाफ करोगे क्या आएगा 25. उसके बाद उसका 1/5 कर लो. 50 का 1/5 क्या आएगा 10. और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो. 15 आ रहा है, यस 15 आ रहा है. तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. ये से नोट कर लो. लेट एक्स बी द नंबर. हो गया. ठीक है. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे. अब यहीं पे स्टॉप करते हैं. क्या एक्सरसाइजेस कितनी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो